जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम एहतशाम जान भट्ट है और ये फ्री लेक्चर सीरीज़ हमने 4 टॉपिक्स पे अरेंज की है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी इश्यू आफ्टर द लेक्चर, तो यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर और यू कैन कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेटर एट दिस नंबर। अच्छा जी, 21st सेंचुरी की यूएस फॉरेन पॉलिसीज़ ये बैक वक़्त करंट अफ़ेयर्स के पेपर के लिहाज़ से भी इम्पोर्टेंट है और किसी भी एक स्पेसिफिक यूएस फॉरेन पॉलिसी उसके इम्प्लीकेशंस या उसके कॉन्टेक्स्ट में पाक यूएस रिलेशंस वो पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी ये लेक्चर्स इम्पोर्टेंट है। पिछले 2 सालों से हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या किसी भी ग्लोबल डायनामिक से रिलेटेड कोई एक आधा ऐसे आ जाता है, तो ये कलेक्टिवली इन 4 टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ एसेज में भी अगर कोई ग्लोबल पॉलिटिक्स से रिलेटेड ऐसे आ जाता है, तो उसमें भी हेल्पफुल है। एंड फिर यूएस हिस्ट्री के पेपर में भी कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में अगर वो कोई सवाल, क्योंकि जितना वो इन डेप्थ जा रहा है यूएस हिस्ट्री के पेपर में, तो इट में भी पॉसिबल कि वो 21st सेंचुरी की फॉरेन पॉलिसी से। सो ये बैक वक्त जो हमारे 4 लेक्चर्स हैं, 4 टॉपिक्स हैं जो मैं 3 लेक्चर्स में पूरे करूँगा। ये बैक वक्त मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में आपकी एक एक होलिस्टिक और ऑल इनकम्पासिंग अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करवा सकते हैं। और सॉरी, यूएस फॉरेन पॉलिसी 21st सेंचुरी में लार्जली हमारे सीएसएस के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें, तो इन 6 डोमेन्स में को अगर हम अच्छी तरह इनकी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन हमारी अच्छी हो जाए, तो हम किसी भी पेपर में उससे रिलेटेड अच्छा कंटेंट जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। वैसे इन पे बहुत सारे आपको न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में चीज़ें आप इनको गूगल कर लें, सर्च कर लें, हर एक को अलग-अलग, तो काफ़ी मटेरियल मिल जाता है। लेकिन जो पर्पज़ है इस फ्री लेक्चर सीरीज़ का कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उस तमाम इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रॉपर आर्गुमेंट्स में डेवलप करना है और नेचर ऑफ क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पे लिखना कैसे है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, क्योंकि अल्टीमेटली फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो टॉपिक है उसका बेसिक कंटेंट और स्ट्रक्चर सेम रहना है। अब आपकी अटेम्प्टिंग पे है कि एज अ स्टूडेंट आप उस 20 नंबर के सवाल को या पूरे ऐसे में कैसे उसको इनकॉर्पोरेट जो है वो करते हैं। बेसिक सोर्स, एक सोर्स जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स ग्रुप में हमारे पास प्री रजिस्टर्ड फ्री था, लेकिन ग्रुप बनाने का मकसद ये था कि स्टूडेंट्स को एक बेसिक टेक्स्ट, बेसिक सोर्स जो है वो अवेलेबल हो जाए, तो वो मैंने ऑलरेडी उन ग्रुप्स में अपलोड कर दिया। जिन स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स उन ग्रुप से बाहर से क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेटर के या मेरे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। उनको वो किताब जो है वो फिलिप मॉरिस की किताब है, अमेरिकाज़ रोल इन द वर्ल्ड। तो एक ओवरऑल एक होलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में ओवरऑल 20th सेंचुरी में ख़ास तौर पर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वो सोर्स है, जो सिर्फ 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 उस बुक का, वो देखना था कि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके। हम तो इस लेक्चर सीरीज़ में 21st सेंचुरी से रिलेटेड यूएस फॉरेन पॉलिसीज़ पे बात जो करेंगे। इस फ्री लेक्चर सीरीज में मैं इन 4 पर ख़ास तौर पर जो है वो फ़ोकस कर रहा हूँ, जो अ, हमने एडवर्टाइज़ भी किया। तो इसमें सबसे पहले यूएस साउथ एशियन पॉलिसी को हम देखने जा रहे हैं। बट बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ यूएस साउथ एशियन पॉलिसी, एक ऐसा जेनेरिक आर्गुमेंट, जनरल आर्गुमेंट जो आपको यूएस से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, नॉट नेसेसरीली कि वो कन्फाइंड करे इन्हीं 4 डोमेन्स में जिनमें मैं लेक्चर दूँगा, या इन 2 डोमेन्स में जो सेपरेट इंडिपेंडेंट डोमेन्स हैं, या इनके अलावा भी अगर किसी जो है वो डोमेन में यूएस यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसीज़ पर सवाल आ जाए, तो एक ऐसा जेनेरिक, नॉट टू से जेनेरिक, बट एक ऐसा आर्गुमेंट जो आपके इंट्रोडक्शन में अगर हो, तो उसका एक बड़ा आपको एडवांटेज मिलेगा। जो आपको ज़ाहिर है उसने अब पूरा पेपर ही तो यूएस फॉरेन पॉलिसी पे नहीं बना देना ना जी। चाहे यूएस हिस्ट्री का पेपर भी हो, तो एक आधा सवाल ही
ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड होगा। एसेज में भी ज़ाहिर है पूरे का पूरे एसेज तो सारे यूएस फॉरेन पॉलिसी पे नहीं आ जाने, कोई एक आधा जेनेरिक होगा जिसमें यूएस फॉरेन पॉलिसीज का हेडर इस्तेमाल हो सकता है। पाक अफेयर में वो पाक यूएस रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में, करंट अफेयर में चाइना के साथ, रशिया के साथ। सो ये एक ऐसा आर्गुमेंट जो आपको फिर ये मेन स्ट्रीम अखबारों में या रिसर्च आर्टिकल्स में वो नहीं मिलेगा, जो कंसिडर इट एज अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड, एंड दैट इज दैट why is it so that since 1898 till the end of 20th century, यानी 2000 तक आप कह लें, ऐसा क्यों है कि इस फेज को अमेरिकन सेंचुरी कहा जाता है? और ये फैक्ट है, आप कोई भी यानी कि सोर्स देख लें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, हिस्ट्री का, फॉरेन पॉलिसीज का, इसको अमेरिकन सेंचुरी क्यों कहा जाता है? ये फिलिप मॉरिस की जो किताब है, जिन बच्चों ने उसको देख लिया हुआ, तो ऐसा क्यों है? इसलिए ऐसा है क्योंकि जनाब बड़ी डिफीट्स तो हैं, थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत डिफीट्स हैं, लेकिन ज्यादा विक्ट्रीज हैं, ज्यादा विक्ट्रीज हैं। हमें वर्ल्ड वॉर वन हमने जाके दुनिया को जनाब बचाया, वर्ल्ड वॉर टू हमने दुनिया को जाके बचाया, हमने रिकंस्ट्रक्शन की दुनिया की, यूरोप की, हमने कोल्ड वॉर में फ्री वर्ल्ड के आइडिया को प्रोटेक्ट किया, प्रमोट किया, हमने आफ्टर कोल्ड वॉर दुनिया को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में एक अम्ब्रेला के नीचे करने की कोशिश की। ठीक है, थोड़ी बहुत डिफीट हो गई हमें, वियतनाम में हो गई, सोमालिया में थोड़ा बहुत, लेकिन लार्जली फिर सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर के तौर पर हम इमर्ज हुए। सही है जी, दुनिया के 70% गोल्ड के रिजर्व्स हमारे पास, तो डेफिनेटली 20th सेंचुरी को कहा जाता है जनाब अमेरिकन सेंचुरी। बट व्हाई इज इट सो कि जब हम 21st सेंचुरी में आते हैं तो ये जितनी भी आपको मैंने ये डायनामिक्स हम स्टडी करने जाएंगे, साउथ एशिया, एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट, वॉर ऑन टेरर, चाइना फैक्टर, वर्ल्ड ऑर्डर्स का कंपटीशन, ये सब 21st सेंचुरी में अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में हर जगह पर अमेरिका को फेलियर हो रहा है या फेलियर हो गया है, एक कंप्लीट फेलियर। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म अमेरिकन फॉरेन पॉलिसीज पे। अभी मोस्ट रिसेंट आप देख लें, विड्रॉल ऑफ अफगानिस्तान से भी कितना ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है। सही है जी, जो एक कन्वेंशनल पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं, और आज से कुछ अरसे बाद इस पर जो कन्वेंशनल हिस्टोरियोग्राफी होगी, उसमें जाहिर है यही किया जाए, देखें जी ये तो अफगानिस्तान में नहीं जीत सके, 20 साल लगा दिए, तो स्टफ लाइक दैट। इसी तरह साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ा सके, मिडिल ईस्ट को कंसोलिडेट नहीं कर पाए सही तरह, बड़े ग्रैंड सॉल्यूशंस डेवलप नहीं करवा पाए, एशिया पैसिफिक में अपना इन्फ्लुएंस इफेक्टिव नहीं कर पाए, एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। चाइना फैक्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात तो शुरू हुई थी सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, ट्रांसेंड हो गई इनटू ट्रेड वॉर एंड स्टफ लाइक दैट, लेकिन ओवरऑल अमेरिकन इकोनॉमी को ज्यादा उसका इम्पैक्ट हुआ बनिस्बत चाइनीज को, और न्यू ऑर्डर्स भी इमर्ज हो रहे हैं। तो हर लिहाज से 21st सेंचुरी में एक, इफ नॉट अ कंप्लीट फेलियर, चलो एक एक फेलियर तो हमें नजर आता है। तो ये क्या वजह हो गई है? ये वो आर्गुमेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि आप किसी भी यूएस के पेपर में, क्वेश्चन में, करंट अफेयर में हो, पाक अफेयर में हो, ऐसे में आ जाए कोई क्या कहते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर से रिलेटेड या रीजनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड, व्हाटसोएवर। अब ये नहीं है कि मनोमन आप मेरी बात को वहां पे रिप्रोड्यूस कर देंगे, कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है, अक्ल का भी इस्तेमाल करना है। लेकिन ये आर्गुमेंट तो आप हर जगह जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं। अमेरिकन की सबसे बड़ी जो खूबी है 20th सेंचुरी की, वो दो लेवल्स पर है जी। एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर है और दूसरी टैक्टिकल लेवल पर है जी। स्ट्रेटेजिक लेवल पर अमेरिकन को थ्रू आउट 20th सेंचुरी वो थिंक टैंक मिलता रहा है, वो स्कॉलरशिप मिलती रही है, जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल बेस प्रोवाइड करती रही है जी। ये तीन बड़े स्कॉलर्स हैं, इनमें पहला जो बड़ा नाम है, जिसने अमेरिकन इनिशियली अर्ली 20th सेंचुरी में, और उसका नाम क्या था, एक तो था विलियम जेनिंग ब्राइन,
ये वुडरो विल्सन का कंटेम्पररी है, वुडरो विल्सन का सेक्रेटरी भी रहा। दूसरा बड़ा नाम लिपमैन। लिपमैन कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस था। और तीसरा एल्फ्रेड महन। एल्फ्रेड महन है जिसने नेवी की तरफ इनकी ज्यादा तवज्जो दिलाई। ये तीन बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, स्कॉलर्स हैं। विलियम जेनिंग ब्रायन का इम्पैक्ट टैक्टिकल लेवल पर वुडरो विल्सन पे है। सही है जी। एल्फ्रेड मैन दोनों पे, विलियम टाफ्ट पे भी और टेडी रूजवेल्ट पे भी है। लिपमैन का थ्रू आउट कोल्ड वॉर की लीडरशिप पे, लेकिन खास तौर पर टैक्टिकल लेवल पर कोल्ड वॉर में इसका इम्पैक्ट हेनरी किसिंजर पे। सो 20th सेंचुरी में अमेरिकन वो थिंक टैंक, वो स्कॉलरशिप प्रोड्यूस करते रहे और टैक्टिकल लेवल पर उस उनकी स्ट्रेटजीज को इनकॉर्पोरेट किया गया। हाउएवर 21st सेंचुरी में अमेरिकन स्ट्रेटजिस्ट एंड टैक्टिकल लेवल पर ये जो एक केमिस्ट्री थी, ये हमें ब्रेक होती नजर आ रही। अमेरिकन पॉलिटिशियंस, अमेरिकन लीडर्स, ये खुद ही स्ट्रेटजीज डेवलप करते नजर आ रहे हैं। और थिंकर्स और इंटेलेक्चुअल्स लाइक, बड़ा नाम अगर हम ले लें, जिसने एंड ऑफ हिस्ट्री का थीसिस भी दिया हुआ है, फुकुयामा, फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा वो स्कॉलरली और इंटेलेक्चुअल तहरीरें तो लिख रहा है, लेकिन स्ट्रैटेजी प्रोवाइड नहीं कर रहा। वह ठीक है जी, जमहूरियत बढ़नी चाहिए, लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन उसकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जिस तरह विलियम जेनिंग ब्रायन, लिपमैन, एल्फ्रेड महन के यहाँ मौजूद है, वो फुकुयामा के यहाँ उस स्केल पे नहीं। फिर उसके बाद रिचर्ड हास। रिचर्ड हास 21st सेंचुरी का बड़ा नाम, लेकिन रिचर्ड हास लार्जली अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिक करता नजर आता है। वो इनके डिसीजंस को एक्सप्लोर करता, उनको एनालिसिस करता नजर आ रहा है, समथिंग न्यू प्रोवाइड करता नजर नहीं आ रहा। रिकमेंडेशंस में म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस विद अदर ऑर्डर्स में रहते हुए अपना आपको किस तरह आगे लेके जाना। सो स्ट्रेटजिस्ट उस पाए के नहीं है जो कि पहले थे, और टैक्टिकल लेवल पर लीडरशिप अपनी डॉक्ट्रिन्स और अपनी पॉलिसीज, ऐसा नहीं है पास्ट में डॉक्ट्रिन्स नहीं बनी, बिल्कुल पास्ट में डॉक्ट्रिन्स बनी है, बट अलाइंड हैं इन तीन बड़े स्कॉलर्स के साथ। सो 21st सेंचुरी में अमेरिकन लीडरशिप को वो स्ट्रेटेजिक लेवल पर इंटेलेक्चुअली जो जो बूस्ट मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, और अगर मिले भी हैं तो अमेरिकन लीडरशिप ने उसको इग्नोर किया। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देके हम टॉपिक की तरफ चलेंगे कि 2017 में आप यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे चले जाएं तो 2017 की पब्लिकेशन है जी, चाइना फैक्टर के लिहाज से कि जी चाइना को कैसे डील करना है। तो वो थिंक टैंक जो अपनी रिपोर्ट रिकमेंड कर रहा है, वो कह रहा है जी इंगेज हो चाइना के साथ। वो रिपोर्ट कहती है, ये आप यूनाइटेड स्टेट्स के वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। रिपोर्ट कहती है कि चाइनीज डायलॉग से भागते हैं, जब डायलॉग पे उनको लेके आओगे आप उनसे चीजें मनवा लोगे। और हम देखते हैं कि 18 से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बजाय डायलॉग करने के चाइनीज के साथ डिसएसोसिएट होना शुरू हुआ, और चाइनीज तो उसमें बड़े खुश रहते हैं। सो लीडरशिप, इंटेलेक्चुअल्स या थिंक टैंक अगर कोई है भी थोड़े बहुत, तो उनकी बात भी इफेक्टिवली नहीं मानती नजर आती 21st सेंचुरी में। ये एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट जो आप किसी भी यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड, उसकी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि इशू क्या बने हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम हुई। अब जाहिर है वो आपको सीधा सीधा ये तो नहीं कहेगा कि जनाब साउथ एशियन पॉलिसी पे डिटेल नोट लिखें। वो आपको साउथ एशियन पॉलिसी के फेलियर पे लिखने का कहेगा। वो आपको कहेगा साउथ एशियन पॉलिसी से यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस में क्या इश्यूज आए, इस पे कहेगा। साउथ एशियन पॉलिसी अमेरिकन कैसे बेहतर कर सकते हैं, रिकमेंडेशन दें। सवाल तो यही होता है ना जी। अब सीएसएस लेवल पर ये तो नहीं कहेगा कि साउथ एशियन पॉलिसी पर मुदल्लल नोट तहरीर फरमाएं, ऐसा नहीं होगा जी। ये एक आर्गुमेंट जो कंसिडर इट एज अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड कि आप किसी भी तरह के यूएस
रिलेटेड टॉपिक में, उसकी फॉरेन पॉलिसी से, उसकी एंगेजमेंट, एक्सटर्नल एंगेजमेंट से रिलेटेड, चाहे पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, चाहे वो कोई क्वाड के कॉन्टेक्स्ट में हो, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप इसमें इसको इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। नाउ कम टुवर्ड्स द स्पेसिफिक टॉपिक। जी पहला टॉपिक है ये इंट्रोडक्शन। बाकी टॉपिक्स में मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं बाकी टॉपिक्स में फिर टू द पॉइंट उस टॉपिक से रिलेटेड एनालिसिस जो है वो प्रोवाइड करूंगा। आ जाते हैं जी हम साउथ एशियन पॉलिसी पे। अच्छा जी, हमारे 3 दिनों में अगर ये लेक्चर पूरे हो गए तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई बच गया तो मैं अगले हफ्ते में वो फिर अगले फ्राइडे को इसी तरह फ्री क्लास अनाउंस कर दूंगा, लेकिन 4 टॉपिक्स में ये पूरे करवाऊंगा। ये अब जब टॉपिक मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो आपने इसमें ये भी समझना है कि किसी भी पाक अफेयर या करंट अफेयर के टॉपिक में हेडर्स कैसे होने चाहिए हमारे। हमने कोई इवेंट्स के हेडर नहीं बनाने, हमने पर्सनैलिटीज के हेडर नहीं बनाने, क्योंकि वहां पर सिर्फ आपने नरेशन नहीं कर देनी सारी, आपने चीजों को फिर उसको हेडर्स भी ऐसे नजर आ रहे हो कि जहां से बात उसको समझ आ जाए। सो ठीक है जी, एक तो इंट्रो, तो एक जेनेरिक इंट्रो आपके पास मौजूद है, उसी जेनेरिक इंट्रो को आप इनकॉर्पोरेट करेंगे कि सेम अप्लाइज ऑन साउथ एशियन पॉलिसी के साउथ एशियन पॉलिसीज, एक पॉलिसी नहीं, साउथ एशियन पॉलिसीज इन 21st सेंचुरी, वो भी बीइंग नो एक्सेप्शन, उनमें भी हमें एक्सपेरिमेंटेशंस नजर आते हैं। उसी वजह से जो हमने अपने इंट्रोडक्शन में बात की कि जनाब स्ट्रेटेजिक लेवल पर और टैक्टिकल लेवल पर हमें जो है वो केमिस्ट्री डेवलप होती नजर नहीं आती जो 20th सेंचुरी में थी। सो अगर ये सवाल आ जाए मिडिल ईस्टर्न पॉलिसीज पे तो सेम इंट्रोडक्शन, और उसके साथ मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में भी हमें अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में वो सिमेट्री और कोहेरेंस नजर नहीं आता जो 20th सेंचुरी में नजर आता है, बिकॉज ऑफ कि अब वो इंटेलेक्चुअल्स, थिंक टैंक और लीडरशिप, उन अगर थोड़े बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं भी तो उनके साथ इफेक्टिवली इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही। तो एक ऐसा इंट्रोडक्शन कि जो आप हर जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अल्लाह का वास्ता है थोड़ा सा अक्ल भी इस्तेमाल कर लेना। ये नहीं कह देना कि भट्ट साहब ने बस सुना दिया तो हमारी जगह बस ये अप्लाई कर देंगे, जहां यूएस का जो है ना वो आ गया, क्या कहते हैं, वर्ड आ गया, ठीक है, यानी आपको कहीं शॉर्ट नोट आ गया अस वर्सेस देम, तो आप इसको कहेंगे यूएस। ओह भट्ट साहब ने यूएस पढ़ाया था तो चलो लिख दो सारा यूएस जो है। ये अस वर्सेस देम एक अलग चीज है, मेहरबानी करना। तो ये ना हो कि आप मेरे पे फिर डाल दें कि जी भट्ट साहब ने जो बताया था अपने फ्री लेक्चर सीरीज में हमने तो उसके मुताबिक कर दिया। तो थोड़ा सा खुदा का वास्ता अकल का इस्तेमाल भी कर लेना। अच्छा जी, यूएस साउथ एशियन पॉलिसीज में भी यही इंट्रोडक्शन, यही चीज, और उसके बाद हम एक छोटा सा हेडर देंगे जहां से हम उसको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी है हमें साउथ एशियन पॉलिसीज के कॉन्टेक्स्ट में। तो हम हेडर देंगे आइडिया ऑफ स्ट्रेटेजिक बैकवाटर। यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स साउथ एशिया इवन इन 20th सेंचुरी भी वो इसी आइडिया ऑफ स्ट्रेटेजिक बैकवाटर के इर्द गिर्द घूमती है, यानी नो कोहेरेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसी। रादर क्या करना है हमने कि जब हमें जरूरत पड़ेगी, नीड बेस्ड पॉलिसीज और नीड बेस्ड रिलेशंस साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में अमेरिकन हमेशा डेवलप करते आए हैं। स्ट्रेटेजिक बैकवाटर कि जब जिस एरिया की आपको जरूरत है उस वक्त उसके साथ ज्यादा कॉपरेट कर लो, और जब जरूरत नहीं है तो उसके साथ कॉपरेट ना करो। ये सेम ही होता रहा 19 हमारे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम देख ले तो 1980s में वेरी गुड, 1990s में लो, और फिर अगेन 2001 के बाद फिर एक हाई टेंडेंसी डेवलप होना शुरू होगी, और 2011 से फिर इंडियंस के साथ भी, 8 से तो हो रही थी लेकिन 11 से खास तौर पर इंडियंस के साथ ज्यादा बेहतर डेवलप होना शुरू होगी। तो एक स्ट्रेटेजिक बैक वाटर की टेंडेंसी हमें नजर आती है अमेरिकन की, पर्टिकुलरली साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट। हाउएवर 21st सेंचुरी में जब हम इस स्ट्रेटेजिक बैक वाटर की कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो हमें 3 बड़ी पॉलिसीज, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसीज, हमें उनको एनालाइज करना पड़ेगा जी। एक तो बुश की तो जितनी भी पॉलिसीज हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं, लेकिन बुश डॉक्ट्रिन का ही नाम इस्तेमाल कर दिया जाता है। उस बुश डॉक्ट्रिन में से, अब सारी बुश डॉक्ट्रिन नहीं, उसमें से जो स्पेसिफिक रेलेवेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू साउथ एशिया हम उन्हीं को देखेंगे। फिर उसके बाद ओबामा की साउथ एशियन पॉलिसी, ये तो डिक्लेयर हुई ओबामा साउथ एशियन पॉलिसी, और उसके बाद फिर ट्रंप साउथ एशियन पॉलिसी।
ये 3 बड़ी पॉलिसीज जो 21st सेंचुरी में हमें, और फिर साथ हम एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो है वो करेंगे ना, एप्रिसिएशन तो नहीं, क्रिटिकल रिमार्क्स हम देखेंगे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के भी। नॉट कोई डिक्लेयर्ड अभी तक जो है वो साउथ एशियन पॉलिसी नहीं है, मे बी आ जाए कुछ अरसे तक। बुश डॉक्ट्रिन तो एक क्लासिकल मैनिफेस्टेशन है ऑफ आइडिया ऑफ स्ट्रेटेजिक बैकवाटर, क्लासिकल मैनिफेस्टेशन। Had there been no 9/11, there would have been no extended influence of Americans in South Asian politics. So नीड बेस्ड रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो डेवलप हुए, और उसमें ज्यादा तवज्जो 2001 से लेके 2008 तक, इस फेज में 2006 तक सॉरी, हमें ज्यादा टेंडेंसी अमेरिकन की पाकिस्तान के साथ डेवलप होती नजर आती है। जाहिर है नेटो के भी यहीं से जो है वो रूट जाने थे, और अफगानिस्तान फैक्टर की वजह से भी। और इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिकन अपनी फॉरेन पॉलिसी के बेसिक इंग्रेडिएंट्स, डेमोक्रेसी, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फ्री ट्रेड, इन तमाम की पे आंखें बंद करते रहे और पाकिस्तान में एक डिक्टेटर को सपोर्ट करते रहे। सो व्हेन इट कम्स टू नेशनल इंटरेस्ट, तो अमेरिकन खुद भी अपनी ही फॉरेन पॉलिसी के जो एजेंडाज हैं उनसे डिविएट कर जाती है। सो बुश डॉक्ट्रिन में साउथ एशियन पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो ये एक तो ये एस्पेक्ट जो है वो जरूरी है उसको समझना। सेकंड, बुश डॉक्ट्रिन के कॉन्टेक्स्ट में कि इन 2006 पाकिस्तान स्टार्टेड नेगोशिएटिंग विद तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। नाउ मेक श्योर कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक अलग एंटिटी है और अफगान तालिबान एक अलग एंटिटी। सो पाकिस्तान स्टार्टेड डायलॉग विद तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो अभी डेवलप नहीं हुई थी, साथ में बनी थी, लेकिन मुख्तलिफ फैक्शंस जो थे उनके साथ डायलॉग शुरू कर दिया हुआ था। यानी कि ऑफिशियली तहरीक तालिबान पाकिस्तान 2007 में बनी, लेकिन 6 में ये सारे ग्रोह मौजूद थे, और ये लाइकली था कि ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाने के पाकिस्तान ने इनके साथ डायलॉग शुरू किया। नाउ व्हाट Americans did, that instead of discussing it with Pakistan, what they did, that they started improving their relations with India since 2006 to apply stimulus pressure on Pakistan, so that कि पाकिस्तान अपनी इस टेंडेंसी को अबैंडन करे। 2006 से 2008 तक पाकिस्तान इसी पॉलिसी पे चला। 2008 से दोबारा पाकिस्तान फिर यूएस पॉलिसी पर वही मिलिट्री जो है वो alignments and military operations, उन्हीं पर दोबारा ऑपरेटिव चलता रहा till 2011. So under the Bush doctrine, या under the administration of President Bush, strategic backwater, and फिर strategic backwater में भी आपका जो ally partner है, instead of discussing और engaging in dialogue और कोई apprehensions हैं उनको address करने की बजाय अपने ही ally partner पर pressure apply करने की स्ट्रेटजी जो है वो हमें होती नजर आती। यही वो फेज है इंडियन पॉलिटिक्स का जिसमें अगर आपको याद हो तो सिविल न्यूक्लियर डील भी की थी, और अगर इससे पहले वाले फेज में देख लें तो 2004 में पाकिस्तान को नॉन नेटो अलाय का स्टेटस भी दे दिया था। सो जब कोई स्ट्रेटेजिक बैकवाटर में एंगेज हो गया है, उसमें शामिल हो गया, तो उस पर जनाब इनाम और इकराम हो जाने। और अगर वो आपकी आइडिया ऑफ स्ट्रेटेजिक बैकवाटर्स में रहते हुए अपनी पॉलिसी बनाना चाहता है, तो आप उसके फिर बजाय उसको टेबल पे लाके डायलॉग करने के आप उस पर प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देते हैं। सो बुश एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी टुवर्ड्स साउथ एशिया, उसमें कोई कोहेरेंस नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म ऑप्शंस मौजूद नहीं, नीदर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेड, ना ही स्ट्रेटेजिक लेवल पर, ना टेक्टिकल लेवल पर, ना लॉजिस्टिक लेवल पर, किसी भी तरह। सो इट वाज क्वाइट इनएविटेबल दैट आफ्टर बुश एडमिनिस्ट्रेशन, और गिवन द फैक्ट दैट पाकिस्तान में भी 2006 से जो पाकिस्तान पे प्रेशर आना शुरू हुआ, उसकी वजह से पाकिस्तान में भी अनइवन सिचुएशन। इंडिया, ऑल्दो सिविल न्यूक्लियर डील साइन तो हो गई, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। सो इंडिया में भी क्वेश्चन मार्क्स कि भाई ये हमें क्या सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में प्रेशर तो नहीं एक्सर्ट कर रहे।
और फिर दोनों पे भी तो प्रेशर है। फेमस ईरान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन प्रोजेक्ट, पहले इसमें से इंडिया निकला, फिर पाकिस्तान पे भी प्रेशर, वो भी सारा इसी 6 से 8 की फेज में हुआ। सो ये इनएविटेबल था कि ऐसी स्ट्रेटेजिक बैक वाटर की स्ट्रेटजी साउथ एशिया में ज्यादा देर नहीं चल सकती, गिवन द फैक्ट कि आप अफगानिस्तान में जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जो आपको लॉजिस्टिक्स की सपोर्ट साउथ एशियन कॉरिडोर से चाहिए, जरूरी। सो इस कॉन्टेक्स्ट में एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिसी टुवर्ड्स साउथ एशिया इनएविटेबल है। और यही चीज फिर हमें नजर आती है इन द फॉर्म ऑफ ओबामा's साउथ एशियन पॉलिसी। अब देखने में तो बड़ी जबरदस्त लगेगी कि लो जी, फॉर द फर्स्ट टाइम 21st सेंचुरी में एक कोहेरेंट पॉलिसी, वेल डिजाइंड पॉलिसी, ठीक है जी, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का आइडिया साउथ एशिया में, वो हमें पोर्ट्रे होगा। लेकिन ये इसी स्ट्रेटेजिक बैक वाटर की एक सॉफ्ट पोर्ट्रेल है। जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो इसका इम्पैक्ट फैक्टर है, उससे हम इजीली देख लेंगे कि ये इसी स्ट्रेटेजिक बैक वाटर का एक सॉफ्ट इमेज है। ओबामा साउथ एशियन पॉलिसी, इसके 3 पिलर्स हैं जी। देयर आर 3 पिलर्स ऑफ ओबामा साउथ एशियन पॉलिसी। एक डील करती है सिक्योरिटी, सही है जी। दूसरी डील करती है प्रॉस्पेरिटी को, और तीसरी है स्टेबिलिटी को। ये 3 पिलर्स हैं। तो अभी आप इसको देखेंगे, आप कहेंगे वाह यार जबरदस्त, बड़ी कोहेरेंट पॉलिसी दे दी। लेकिन जब हम उसको क्रिटिकली देखेंगे तो हम देखेंगे नहीं भाई, ये तो सिर्फ उसी स्ट्रेटेजिक बैक वाटर की जो साउथ एशियन पॉलिटिक्स में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी कि हाँ यार, ये वाकई हमें स्ट्रेटेजिक बैक वाटर समझते हैं। तो अगर स्ट्रेटेजिक बैक वाटर समझते हैं तो हमें जनाब तो यहाँ पर कंसर्न्स डेवलप होना शुरू हो रहे थे। सो पहले तो स्टेबिलिटी को देख लेते हैं। अंडर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जनाब हम डेमोक्रेसी को साउथ एशिया में प्रमोट करेंगे। 2009 में फरवरी के महीने में ये पॉलिसी आई। 2016 तक ये बड़ा सक्सेसफुल रहा है ये फीचर, बिकॉज नॉट इवन अ सिंगल अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मिलिट्री को, किसी भी तरह की हमें डेमोक्रेसी की पटड़ी पूरे 7-8 जो साउथ एशियन रीजन में इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, यहाँ हर जगह पर जैसी भी डेमोक्रेसी थी वो चलती नजर आती। बहुत बड़े बड़े इश्यूज हुए। इवन इन द केस ऑफ पाकिस्तान भी अगर आप ले लें, मेमो गेट का इशू, फिर धरना पॉलिटिक्स का इशू, अमेरिकन ने हर स्टेज पर डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया। बांग्लादेश में बड़े प्रॉब्लमेटिक इलेक्शन थे, अमेरिकन ने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया। नेपाल में इवन यूएस एड प्रोग्राम से पूरे का पूरा इलेक्शन 2013 में जो है वो स्पॉन्सर किया, सपोर्ट किया। अमेरिकन ये बिलीव कर रहे हैं अंडर दिस पॉलिसी, एट दैट टाइम बिलीव करते थे कि जनाब जितनी ज्यादा डेमोक्रेटिक स्पिरिट साउथ एशिया में इनकॉर्पोरेट होगी, उतनी टेररिस्ट जो आप कह लें कि रिक्रूटमेंट्स हैं वो खत्म होगी, और डेमोक्रेसी ही डिलीवर करेगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगा। तो अमेरिकन इसको बड़ा अपेरेंटली बड़ा लगता है कि क्या बात है, जबरदस्त डेमोक्रेसी। दूसरी तरफ आ जाते हैं प्रॉस्पेरिटी। अमेरिकन बिलीव करते हैं मोर एंड मोर एंगेजमेंट, कि हम जनाब रीजन में ज्यादा एंगेजमेंट करेंगे। अब कैसे करेंगे एंगेजमेंट ज्यादा? इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन नजर आती हैं। श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो रेफ्यूजीज की रिहेबिलिटेशन में अपना रोल प्ले किया, रेफ्यूजीज की। नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्लाइमेट चेंज, इससे रिलेटेड नेपाल में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। बांग्लादेश में फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज के हवाले से प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स की सपोर्ट किया। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो जनाब हजरत ओबामा ने फरमा दिया था कि हम 500 बिलियन यूएस डॉलर तक की बायलैटरल ट्रेड लेके जाएंगे इंडिया के साथ, ताकि रीजन में ट्रेड ज्यादा बनेगी, रीजन इंटरडिपेंडेंट होगा। जाहिर है इंडिया में की ट्रेड बढ़ेगी तो उसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है पूरे रीजन में आएगा।
पाकिस्तान के साथ हाउएवर किसी भी तरह की कोई एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट नहीं है। रादर इस पूरे एरिया में यूएस एड प्रोग्राम ही मेयरली असिस्टेंस प्रोवाइड की गई। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो 2011 में हमने वाज़िया तौर पे कहना शुरू कर दिया हुआ था। ये बहुत पहले एक फ्रेंच एम्बेसडर ने ये वर्ड यूज किया था, जिसको फिर उस वक्त की गवर्नमेंट ने यूज करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान नीड्स ट्रेड, नॉट एड। या आपके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड स्टेट्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए ये स्पीच में ये वर्ड यूज किया, जो अल्टीमेटली ज़ाहिर है आप जो है वो ये सिंबल्स और ये जो क्या सिंबॉलिक डिप्लोमेसी होती है, वो जरूरी नहीं होता कि आपने अपने कंसर्न जो आपका पार्टनर है या ओपोनेंट है उसी को बात सुनानी होती है। आप किसी भी फोरम पर बात करके अपना आइडिया आगे तक पहुंचाते हैं। सो हमारे साथ तो सिर्फ मेरली असिस्टेंस चलती रही, वो इफेक्टिव कोलैबोरेशंस नहीं हुई। ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में भी ज्यादा कोलैबोरेशंस नहीं हुई। हमारे जो फ्री ट्रेड की हमें सहूलियात हासिल थी अमेरिकन मार्केट में, वो 10-11 में हमारे से लेके बांग्लादेश को दे दी गई। सो प्रॉस्पेरिटी के कॉन्टेक्स्ट में ये बड़े इश्यूज के साथ हमारा भी उसमें जो है क्रिटिकल कि भाई हमारे साथ तो नहीं प्रॉपर बड़ी एंगेजमेंट्स में की। अब यूएस के पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो कंसर्न सिक्योरिटी, कि भाई पाकिस्तान के केस में सिक्योरिटी कंसर्न है। बाकी जगहों पर हम इफेक्टिव कोलैबोरेशंस और अपनी प्रेजेंस शो करते नहीं, लेकिन पाकिस्तान के केस में हम असिस्टेंस प्रोवाइड करते नहीं हैं। उसी में फिर देखे ना जी, हमने कैरी लोगर बिल भी दिया पाकिस्तान को, इसी इसी फेज में दिया जी। 2010 से शुरू हुआ कैरी लोगर बिल, हर साल $1.5 बिलियन पाकिस्तान को मिलेगा। मिला तो हमें आधा भी नहीं, ठीक है जी। $3.1 बिलियन की मिलिट्री असिस्टेंस मिली, सही है जी। सो जी हमने वो तो पैसा दिया ना जी। आप पैसा दे देना किसी मुल्क को, ये कोई इफेक्टिव कोलैबोरेशन नहीं है जी। ये ज़हन में रखिएगा, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, ये ज़हन में रखिएगा कि कोई स्टेट, किसी स्टेट ने आपको इतने अरब डॉलर दे दिए तो जी वो बहुत अच्छी स्टेट है। नो, नेवर। ये ज़हन में रखिएगा, जब तक वो आपके साथ इफेक्टिव कोलैबोरेशन नहीं करती। सो तो सिक्योरिटी का आप फिर एस्पेक्ट उसको देखते हैं फिर कि सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में इस ओबामा साउथ एशियन पॉलिसी में क्या था। सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में इंतहाई मजेदार बात है कि ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन ने रिचर्ड हॉलब्रूक, अब रिचर्ड हॉलब्रूक बुश एडमिनिस्ट्रेशन में था, इससे पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन रिचर्ड हॉलब्रूक का ही आइडिया एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म lies on both sides of Durand line. Epicenter of terrorism lies on the both sides of Durand line. ये रिचर्ड हालब्रूक की बड़ी फेमस कोटेशन है, और इसी रिचर्ड हालब्रूक फौत हो चुके, इन्हीं के इस स्पीच से, इनकी स्टेटमेंट से डाइंग डेज ऑफ बुश एडमिनिस्ट्रेशन में एक आइडिया डेवलप हुआ जिसको कहते हैं एफ पाक पॉलिसी। अब तो ज़ाहिर है ये आउटडेटेड हो गई, लेकिन है तो 21st सेंचुरी में। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने रिचर्ड हालब्रूक को कंटिन्यू करवाया, यानी जो सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें इसी एफ पाक पॉलिसी की एक्सटेंशन नजर आती है। अफगानिस्तान पाकिस्तान पॉलिसी, एफ पाक। अब एफ पाक का आइडिया अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी में ये यूज करते थे अनऑफिशियली सिंस सोवियत यूनियन की जो वॉर थी उस वक्त से। एफ पाक ये अपनी ब्यूरोक्रेसी में, अपने ऑफिसेज में, स्टेट डिपार्टमेंट में, डिफेंस डिपार्टमेंट में ये वर्ड, ये जार्गन यूज करते थे, लेकिन इसको कभी ऑफिशिएट नहीं किया, इसको कभी पॉलिसी नहीं बनाया। तो रिचर्ड हालब्रूक के इस आइडिया पर ये प्रॉपर एक पॉलिसी के तौर पर कि ड्यूरेंट लाइन अफगानिस्तान पाकिस्तान बोथ साइड्स पर हम सेम एक्शन लेंगे। और ये चीज शुरू भी हुई, अगर आप 2008 से लेके 2011 तक के ड्रोन स्ट्राइक्स ही देख लें, तो इस फेज में ऑन द बोथ साइड्स ऑफ ड्यूरेंट लाइन हमें सबसे ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक्स मिलती। पाकिस्तान ने इसको बहुत सिवियर इस पर रिएक्शन दिया था। पाकिस्तान का रिएक्शन इस पर जो सबसे बड़ा, यानी कि
पॉलिसी तो सिक्योरिटी लेवल पर यही पॉलिसी है जो इसका पार्ट है ओबामा साउथ एशियन पॉलिसी का, दैट इज एफपाक पॉलिसी, कि हम सिंगल कोहेरेंट पॉलिसी रखेंगे टेररिज्म को एड्रेस करने के लिए ऑन द बोथ साइड्स ऑफ लाइन। पाकिस्तान ने फिर इस पे बहुत सवेयर रिएक्शन दिया, और पाकिस्तान के सवेयर रिएक्शन से ही, क्योंकि ये एफपाक का आइडिया हालब्रुक ने ओबामा के आने से पहले दे दिया हुआ था, तो जब ओबामा आया तो ये वर्ड एफपाक पॉलिसी ये इस्तेमाल खत्म हो गया, और वही वर्ड जो ओबामा ने दी, ओबामा साउथ एशियन पॉलिसी, साउथ एशियन पॉलिसी, साउथ एशियन पॉलिसी का वर्ड ज्यादा यूज होना शुरू हो गया। क्यों? लेकिन है तो उसी साउथ एशियन पॉलिसी के एक कंपोनेंट, एक पिलर का हिस्सा, लेकिन नाम साउथ एशियन पॉलिसी शुरू हो गया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो रिएक्शन आया, वो रिएक्शन एक बहुत मजेदार रिएक्शन है। पाकिस्तान जनाब एक न्यूक्लियर स्टेट है, अफगानिस्तान न्यूक्लियर स्टेट नहीं। पाकिस्तान की स्टैंडिंग ट्रुप्स हैं, अफगानिस्तान की स्टैंडिंग ट्रुप्स नहीं है। पाकिस्तान की आइडेंटिटी साउथ एशियन ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में, हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, वो इट रेस्ट विद साउथ एशिया एंड इंडियन ओशन। सो आपने हमें पकड़ के एक लैंडलॉक्ड कंट्री के साथ एसोसिएट कर दी। अच्छा, अब जिनकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की या जियो पॉलिटिक्स की सेंस नहीं है, तो ये भी पिछले दिनों में एक किताब जो है वो देख रहा था जियो पॉलिटिक्स की, जॉन एग्न्यू की, जियो पॉलिटिक्स जॉन एग्न्यू। अब ये कोल्ड वॉर के फौरन बाद 1990s में लिखी जाने वाली किताब है, कि जिसमें जियो पॉलिटिक्स कैसे शेप करती है आइडेंटिटीज को और इसकी इंपॉर्टेंस कितनी, और आगे फिर 21st सेंचुरी में जियो पॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंस क्या होगी, और स्टेट्स इस पर इतने ज्यादा टची क्यों होती हैं। उस पर बड़ी मजेदार जो है वो ये सोर्स है इसका, जियो पॉलिटिक्स रिविजनिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और जॉन एग्न्यू। बड़ी जबरदस्त किताब है, छोटी सी किताब है, अच्छी किताब है। सो जियो पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में भाई हमारी आइडेंटिटी, हमारी एग्जिस्टेंस तो साउथ एशियन और इंडियन ओशन के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा रही है। आपने पकड़ के हमें एक लैंडलॉक कंट्री के साथ, अच्छा जिनका पॉलिटिक्स की ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है उनके लिए आसान जुबान में मैं ये समझा देता हूँ कि ये जियो पॉलिटिकल आइडेंटिटी एक स्टेट की, अगर आप उसको मसख करने की कोशिश करेंगे इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो स्टेट इस पे बहुत रिएक्ट करती है, कोई भी स्टेट। मसलन लेट्स से ये अज्यूम कर लेते हैं, ये बेसिक एग्जांपल है, पेपर में लिखनी, लेकिन समझाने के लिए उन स्टूडेंट्स को कि जो इस आइडिया को बेहतर तौर पर नहीं एक आर्गुमेंट में नहीं बेहतर तौर पर समझ सकते कि जियो पॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है एक स्टेट के लिए। लेट्स से ये एक हाउसिंग सोसाइटी है, और हम इस हाउसिंग सोसाइटी को लेट्स से नाम दे देते हैं DHA। ये बड़ी बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी है, लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बेहतर है, क्वालिटी भी बेहतर है, हर चीज लोगों को मिल रही है। आप इस हाउसिंग सोसाइटी के साथ एक और छोटी हाउसिंग सोसाइटी है, आप उसमें रहते हैं, लेट्स से हम उस हाउसिंग सोसाइटी को नाम दे देते हैं X। अब इसी DHA के साथ एक और हाउसिंग सोसाइटी है जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की सोसाइटी है। ये लाहौर का हदूद अरबा तो ऐसे ही है, DHA के कॉर्नर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की सोसाइटी है और उसके साथ छोटी छोटी बाकी सोसाइटीज है। तो मैं खास तौर पर एग्जाम, अब आप यहाँ रह रही, अब मैं आपसे पूछता हूँ ए कि आप कहाँ रहते हो, आप कहते हो मैं DHA के साथ रहता, तो यानी आपने अपनी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो डेवलप करवाई है अपने सेंटेंस में, अपनी जियो पॉलिटिक्स पे, यानी कि DHA का इम्पैक्ट फैक्टर आपकी सोसाइटी पे भी होता है। आपके साथ आपका एक दोस्त आया हुआ जो बी है, मैं बजाय आपसे पूछने के, आप जब उठ के चले जाते हो तो मैं पूछता हूँ कि यार ये बंदा कहाँ रहता है, तो वो मुझे बताए कि वो जो लाहौर के कॉर्नर में वो जो क्रिश्चियन सोसाइटी नहीं है जी, मैं कहूँगा हाँ हाँ हाँ, उसके साथ इसकी सोसाइटी है जिसको एक्स सोसाइटी कहते हैं। नाउ इमेज आइडेंटिटी ही डिफरेंट हो गई, ये बात समझ आ रही है? सो जियो पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का रिएक्शन कि भाई आपने हमें एक लैंडलॉक कंट्री के साथ एसोसिएट कर दिया, हमारी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी जो है वो साउथ एशियन और इंडियन ओशन के कॉन्टेक्स्ट में, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट फैक्टर, यानी एक तो ये आ गया। दूसरा, फिर टेररिज्म लाइज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ ड्यूरल लाइन, तो हम एक सिंगल पॉलिसी बनाएंगे।
तो इमीडिएटली पाकिस्तान की लीडरशिप की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया वो बड़ा मजेदार स्टेटमेंट है कि टेररिज्म लाइज ऑन बोथ साइड्स ऑफ ड्यूरल लाइन। हमने इसको रिजेक्ट नहीं किया, हाँ जी ठीक है, आप कहते हैं ठीक है, टेररिज्म लाइज ऑन बोथ साइड्स ऑफ ड्यूरल लाइन, कॉज ऑफ पॉवर्टी। बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी आपके उस वक्त के प्रेसिडेंट की, बहुत बड़ी। जाहिर है प्रेसिडेंट की अकेली की स्टेटमेंट तो नहीं होती, वो तो पूरा आपका फिर जाहिर है एक नैरेटिव होता है जो आप अपना शो कर रहे होते हैं। ये भी एक मैनिफेस्टेशन है सिंबॉलिक डिप्लोमेसी की कि भाई ठीक है टेररिज्म दोनों तरफ मौजूद है, हम रिजेक्ट नहीं करते आपकी बात को, लेकिन पावर्टी की वजह से है, तो गुर्बत को एड्रेस करो अमेरिकन हमारे साथ मिलके, ना कि बम मारी जाओ। मतलब इयन टालबोट अपनी किताब में लिखता है कि जनाब जो एक्स हमारा उस वक्त का जो आपका फाटा एरिया थे, उसने तो फाटा ही लिखा, वो पुरानी किताब है 2011-12 की किताब है, तो वो कहता है जनाब 80% पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जनाब पॉवर्टी एड्रेस होगी, लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा, तो जाहिर है फिर लोग टेररिज्म की तरफ या टेररिस्ट नेटवर्क का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐसे ही होता आया। जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को जो रिक्रूटमेंट मिलती है, आपका क्या ख्याल है कि सारे नजरियाती लोग थे? जब एक शख्स को काम नहीं मिल रहा, कोई रोजगार नहीं है, अपने इलाके में बैठा हुआ है और उसको 25-30 हजार रुपया मिल रहा है तालिबान की तरफ से कि आओ हथियार पकड़ो और हमारे साथ चलो, तो वो चलना शुरू कर देगा। तो पावर्टी का इशू, तो बड़ा मजेदार, हमने इसको इस पे काफी ज्यादा जो वो हुआ क्रिटिसिज्म पाकिस्तान की तरफ से। ये वो पॉइंट है, कपल्ड विद प्रॉस्पेरिटी में हमारे साथ कॉपरेट नहीं किया कि जनाब हम ये समझते हैं कि ओबामा साउथ एशियन पॉलिसी भी स्ट्रेटेजिक बैक वाटर की एक सॉफ्ट एक्सटेंशन है। काम उन्होंने अपनी मर्जी का ही करना है, अपने इंटरेस्ट में ही रहते हुए उन्होंने साउथ एशिया के साथ एंगेज हुए, लेकिन जो पोटेंशियल रिएक्शन आ रहा था साउथ एशिया की तरफ से, उसकी वजह से चीजों को जरा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की। नाउ क्या ये पॉलिसी सक्सेसफुल हुई? तो अपेरेंटली यस, हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन तो नहीं हुई लेकिन कंटिन्यू रही साउथ एशिया में। हाँ ठीक है, क्या प्रोस्पेरिटी के फ्रेमवर्क पे साउथ एशिया पूरा उतरा? नो। इस रीजन रजीम के एंड तक $100 बिलियन भी ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड इंडिया और यूएस की नहीं हो सकी, टारगेट तो $500 बिलियन का था। सही जी। सो क्लाइमेट चेंज से 2008 से लेके 16 तक वर्स्ट इफेक्ट एरिया तो साउथ एशिया ही रहा है। आप फ्लड्स ही सिर्फ चेक कर लें 8 से 16 तक के, तो सबसे ज्यादा तो वर्स्ट इफेक्ट ही साउथ एशियन रीजन ही रहा है 8 से 16 में। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की डोमेन में पार्शियल सक्सेस तो ठीक है आपको हो गई, आपने उसी एफ पाक पॉलिसी की एक्सटेंशन, उसका नाम नहीं यूज किया लेकिन उसी की एक्सटेंशन यूज करते हुए आप एबटाबाद में उतर आए और आपने उसामा बिन लादेन को टारगेट कर दिया, वो उसी की एक्सटेंशन। बट क्या आप टेररिज्म को वंस फॉर ऑल खत्म कर पाए? नहीं कर पाए। 2011 से अमेरिकन इन्फ्लुएंस एंड रोल साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में वो लो डाउन होना शुरू हो गया विद रिस्पेक्ट टू अफगान फैक्टर। और 2011 से अमेरिकन रोल साउथ एशिया में इनहांस भी होना शुरू हुआ विद रिस्पेक्ट टू काउंटरिंग चाइना फैक्टर बाय डेवलपिंग रिलेशन, मोर एंड मोर रिलेशंस विद इंडिया, जो 2011 से ज्यादा बेहतर पैमाने पर चलना शुरू हुआ। सो एक स्ट्रेटेजिक बैकवाटर की टेंडेंसी लो डाउन हुई, दूसरी स्ट्रेटेजिक बैकवाटर की टेंडेंसी बढ़ना शुरू हो गई। सो इसमें कोई दो हरफी या दो राय ही नहीं है कि अमेरिकन साउथ एशिया को स्ट्रेटेजिक बैकवाटर समझते हैं और उसी पे चलना शुरू हुआ। जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, ट्रंप साउथ एशियन पॉलिसी, सो ट्रंप साउथ एशियन पॉलिसी ये तो स्पेसिफिक जो है वो इनकॉर्पोरेट हो रही है या डेवलप हो रही है विज अवे टेररिज्म। हमारा वॉर ऑन टेरर का भी टॉपिक है लेकिन वो इसकी डायनामिक्स थोड़ी सी इससे डिफरेंट।
ट्रंप की साउथ एशियन पॉलिसी कोई और डिक्लेयर्ड फॉरेन पॉलिसी नहीं है जैसे कि ओबामा की साउथ एशियन पॉलिसी। ट्रंप की बड़ी हिस्टोरिक स्पीच है और उस स्पीच से ही फिर आप गेज करते हैं कि जनाब साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहती है। ये स्पीच यूट्यूब पे ऑनलाइन भी पड़ी हुई है और बड़ी मजेदार स्पीच है। उसका बेसिक जो क्रक्स है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। वो जनाब, हमने जॉब डन करनी, मतलब हमने किसी किस्म की जनाब, हम स्टेबिलिटी के जिम्मेदार कोई नहीं है कि हमने जनाब स्टेबल करनी है जमहूरियत। हम किसी किस्म की प्रॉस्पेरिटी का ठेका नहीं उठाया हुआ। हमने जॉब डन करनी है, यानी कि सिक्योरिटी को इफेक्टिवली इनकॉर्पोरेट करना। दैट्स इट, हमारा काम यही है, इसके अलावा हमारा काम कोई नहीं। सो ये जितनी सपोर्ट और मैकेनिज्म हम प्रोवाइड करते रहे हैं साउथ एशिया को, ये हमारा काम ही नहीं था। हमारा काम था हम गए, अपना टारगेट पूरा करते और वापस आते। इंडिया को इनवाइट किया कि वो अफगानिस्तान में अपना बेहतर रोल प्ले करे। सही है जी, डू मोर। अब डू मोर, इसकी ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्चुअलाइजेशन भी है। 9/11 कमीशन रिपोर्ट अगर आप पढ़ें, 9/11 कमीशन रिपोर्ट जो आफ्टर 9/11 जो है वो डेवलप की गई, क्योंकि क्यों हुआ 9/11, ये 2004 में जो है वो पब्लिश हुई। तो इसमें जो पाकिस्तान का जो और मुख्तलिफ कंट्रीज की तरफ जो रिकमेंडेशन है, उसमें पाकिस्तान के लिए ये पहली दफा वर्ड यूज हुआ वहां पे, डू मोर। जो बुश एडमिनिस्ट्रेशन भी फिर जाहिर है, क्योंकि शुरू के फेज में वो बहुत ज्यादा मुशर्रफ रजीम और बुश एडमिनिस्ट्रेशन करीब थे, तो हमें कभी ये वर्ड जो है उस तरह इसकी इंटेंसिटी सामने आती नजर नहीं आई। लेकिन फिर इस फेज में डू मोर की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा सामने, ये हर दौर में नजर आती रही, लेकिन टेंडेंसी ज्यादा कि पाकिस्तान ने $33 बिलियन खर्च किए हैं, तो जनाब ये डू मोर करें। ये इन पर फिर पाकिस्तान की तरफ से भी और साइमल्टेनियसली इंडिया की तरफ से भी, अब इंडियंस को इसका बहुत नुकसान हुआ। इंडियंस ने इस पॉलिसी को रिजेक्ट किया, इंडियंस रिफ्यूज्ड कि हम कोई मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में अपना रिस्पॉन्सिबल रोल अफगानिस्तान में यूज करेंगे। इसका इंडियंस को 2018 से लेके 2020 के शुरू तक अमेरिकन के कॉन्टेक्स्ट में, बायलैटरल रिलेशंस में, ट्रेड में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स में नुकसान हुआ है इंडियंस को। इससे पहले 2016 में सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर इंडिया था, वो जो हमने पिछला आर्गुमेंट ये डेवलप किया ना स्ट्रेटेजिक, यानी कि 2011 से ये चाइना फैक्टर की तरफ से इंडिया की तरफ ज्यादा मूव होना शुरू हो गए। तो 16 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडियंस की और इनकी बहुत ज्यादा थी। ठीक, लेमुआ बहुत मशहूर एग्रीमेंट इनका आपस में लॉजिस्टिक एक्सचेंज का। लो जी, अब लेमुआ LE, लो जी, सो इंडियंस को भी इसका नुकसान हुआ। इंडियंस, यूनाइटेड स्टेट्स इंडियंस की तरफ से इतना फौरन जवाब इनकार को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन इंडियंस को भी ऐसा नहीं होता रिलेशंस में कि इफ ए इज डिमांडिंग समथिंग फ्रॉम बी एंड बी जो है वो उसको रिफ्यूज कर दे, तो ऑल द वे ए के रिलेशंस विद बी वो हॉल्ट हो जाएं। हॉल्ट नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ए और बी के रिलेशंस मुख्तलिफ और डायनामिक्स में ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये में रखिएगा कि ये कोई हमारे गली मले की पॉलिटिक्स नहीं है कि एक चीज में रिफ्यूज हो गया तो बाकी रिलेशन नहीं चलते रहे, ऐसा नहीं। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की तरफ से ये जो रिएक्शन था वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड जो है वो रिएक्शन था। इस पॉलिसी के आने से 2017 के मिड अगस्त की बात, इस पॉलिसी के आने के टाइम पे अगस्त में ये पॉलिसी थी, और अगर आप याद करें तो अगस्त के महीने में ही 2017 में एक बड़ी डिटेल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ISPR की तरफ से हुई, जिसपे हमने प्रूफ प्रोवाइड किए ऑफ इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इसके बाद पाकिस्तान ने डिटेल्ड
जो आपके 2000 इसमें इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डिटेल जो अखबारों में भी ये छपा हुआ, अगर आप अगस्त 2017 के हमारे इकोनॉमिक कॉस्ट डिटेल में, हमारी ह्यूमन कॉस्ट डिटेल में हमने फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहले हम 1-2 सफ़े सिर्फ दे दिया करते थे इकोनॉमिक सर्वे में या कभी-कभी बात करते थे, हमने बड़ी डिटेल में इसको बताना शुरू किया। और फिर नो मिलिट्री सॉल्यूशन, ये हमने अपनी पॉलिसी मेकिंग का इसको इंग्रेडिएंट बना लिया 2017 से। इससे पहले हम जेनेरिक कॉन्टेक्स्ट में हमारी लीडरशिप स्टेटमेंट दे रही है, लेकिन एज अ पॉलिसी हमने इसको जो है वो अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। एंड विद इन अ ईयर इन 2018 ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी उस स्पीच से विड्रॉ करना पड़ा, नॉट ऑफिशियली बट अनऑफिशियली, मोर एंड मोर एंगेजमेंट विद पाकिस्तान, एंड डायलॉग का ऑप्शन जो है उसको इनिशिएट वो 2018 से हो गया था। उसी 18 की ऐप जो हमें फिर 20 में, फरवरी 20 में प्रैक्टिकल मैनिफेस्टो, 1-2 दिन में डायलॉग नहीं हो जाते। सो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्पीच है, वो स्पीच उसके कॉन्सिक्वेंसेस साउथ एशिया में वो हमें नजर आते हैं। हाउएवर, अब अदर साइड ऑफ द कॉइन ये, अदर साइड ऑफ द कॉइन साउथ एशियन पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में 2004 का इलेक्शन, 2008 का इलेक्शन, 12 का इलेक्शन, 16 का इलेक्शन, ये खास तौर पे 4, 20 का इलेक्शन। अगर हम इन 2 इलेक्शंस को देखें तो जनाब साउथ एशियन वोट बैंक अमेरिकन इलेक्शन में बहुत मीनिंगफुल रोल प्ले करता है। ये जिस तरफ को मूव कर जाए वो उस तरफ वो प्रेसिडेंट, उसके चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। इफ प्रेसिडेंट के लिए नहीं तो स्टेट से उसको फिर इलेक्टर्स जो है वो, क्योंकि वो विनर टेक्स इट ऑल का फिनोमेना। 2020 के इलेक्शन में हम देखते हैं कि हमें जो वाइस प्रेसिडेंट, उसके तो जनाब उसके तो ओरिजिन ही इंडिया के साथ जुड़े हुए। 2016 के अगर हम इलेक्शन में देखते हैं तो नो डाउट व्हाइट सुप्रीमिस्ट को ज्यादा ट्रंप ने जो है वो यूज किया, लेकिन गिवन द फैक्ट दैट मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस फेज में जो आपकी एग्रीमेंट्स हैं, जो डील्स हैं, उनका इम्पैक्ट फैक्टर, ये सारी चीजें जो 16 में हो रही है ना जी, उसका इम्पैक्ट फैक्टर जो इंडियन निजाद हैं उनके उनके ऊपर हो रहा है कि जो ज्यादा वोटिंग टेंडेंसी नजर आती है। जब आप 2012 के इलेक्शन में देखते हैं तो 12 के इलेक्शन में हम देखते हैं कि पाकिस्तानी निजाद जो पीपल है वो ओबामा के लिए वोट दे रहे हैं कम, और इंडियन निजाद जो लोग हैं वो ओबामा के लिए वोट दे रहे हैं ज्यादा। क्योंकि 2011 का जो एबटाबाद का एपिसोड हुआ, फिर मेमो गेट हुआ, फिर उसके बाद जो सलाला चेक पोस्ट पर अमेरिकन ने आके हमारी एक चेक पोस्ट को जो है वो काफी जवान हमारे शहीद हुए, ये कलेक्टिवली साउथ एशियन पॉलिटिक्स और साउथ एशिया में जो डेवलपमेंट्स हैं अमेरिकन के बिहाफ पे, वो अमेरिका के वोटिंग पैटर्न्स को डिस्टर्ब करते हैं या उस पर इफेक्ट होता है। ये बहुत जो है वो जरूरी है। 2008 की इलेक्टोरल कैंपेन को अगर हम देखें तो इस इलेक्टोरल कैंपेन में पाकिस्तानी निजाद पीपल ने ओबामा को वोट ज्यादा दी। आई डोंट हैव डाटा अबाउट इंडियन निजाद, इसका मेरे पास डाटा नहीं है, अगर आपको शक मिलता है तो वेल एंड गुड, लेकिन पाकिस्तानी निजाद लोगों ने ज्यादा वोट। सो इन इलेक्शंस का डाटा तो मेरे 4 का डाटा मेरे पास नहीं, लेकिन इनका बाकियों का डाटा हमें नजर आता है कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन और चॉइसेस विद वे साउथ एशिया लेती है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर हमें अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर नजर आता है। आखिरी बात इस टॉपिक की, ये जितने भी वेरिएशन हैं ये कोई वेल कनेक्टेड वेरिएशंस नहीं है, कोहेरेंट फॉरेन पॉलिसीज नहीं है। प्रूव होता है कि स्ट्रेटेजिक बैकवाटर है।
अमेरिकन को चाहिए क्या? अगर वो अलाइनमेंट विद पाकिस्तान ज्यादा रखते हैं तो इंडिया फैक्टर का इशू आ जाता है, और अगर वो अलाइनमेंट विद इंडिया ज्यादा रखते हैं तो पाकिस्तान फैक्टर का इशू आ जाता है, फिर चाइना फैक्टर भी साथ अलाइंड हो जाता है। सो जो एक टैक्टिकल मिस्टेक बोथ रशियंस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर करते रहे, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर रशियंस सेम मिस्टेक करते रहे कोल्ड वॉर, और अमेरिकन 21st सेंचुरी में साउथ एशिया में करते रहे, वो ये है कि ये डीहाइफनेटेड फॉरेन पॉलिसी डेवलप नहीं कर पाए। डीहाइफनेटेड फॉरेन पॉलिसी डेवलप नहीं कर पाए। रशियंस के केस में देखें, इफ दे आर स्ट्रेटेजिक रिलेशन, कोई अलायंस तो था नहीं इनका इंडिया के साथ, कोई लॉन्ग टर्म अलायंस जिसने हमारा कोल्ड वॉर में अमेरिकन के साथ था, लेकिन अगर स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के साथ ज्यादा थे तो पाकिस्तान की तरफ सेल्फ इम्पोज्ड एम्बार्गोज लगाते रहे। और 21st सेंचुरी के यूनाइटेड स्टेट्स को देखें तो हमें फेजेस नजर आती हैं, क्लियर कट फेजेस नजर आती हैं 2001 से लेके 2006 तक। इसमें पाकिस्तान फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2006 से लेके 2008 तक इंडिया फैक्टर फिर एक प्रेशर के तौर पर पाकिस्तान पर। 2008-9, 8 में रिजीम चेंज होगी, 2008 से लेके 11 तक अगेन पाकिस्तान फैक्टर ज्यादा हमें नजर आता है। 11 से अगेन इंडिया फैक्टर हमें ज्यादा डेवलप होता नजर आता है। जहाँ वजूहात चाहे उसकी यूएस वो सॉरी साउथ एशिया में हो, या वो इंडियन ओशन की हो, या वो चाइना फैक्टर हो, लेकिन एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप साउथ एशिया में अमेरिकन डेवलप नहीं कर पा रहे। रशियंस इसको बड़ी जल्दी समझ गए 21st सेंचुरी में। रशियंस रिलेशंस जो हैं वो बहुत बैलेंस्ड रिलेशन है 21st सेंचुरी में इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स। अगर वो S-400 की डील दे रहे हैं जो इंडियंस को, तो दूसरी तरफ उनकी तमाम बड़ी जो ड्रिल्स हैं और एक्सरसाइजेज हैं वो पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के साथ। एंड लिटरली यू वुड नॉट कम अक्रॉस कि कोई बहुत बड़ी, हमने जब S-400 की डील 17-18 में हो रही है तो हमने को बहुत ज्यादा एग्रेशन शो किया, एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दी अगेंस्ट रशिया। इंडियंस कभी कभी शुरू में 16-17 में ये करते नहीं है कि हमारी जब उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज रशियंस के साथ हुई तो इंडियंस ने ऑब्जेक्ट किया, लेकिन रशियंस ने उनको जो है वो अपनी डीहाइफनेटेड फॉरेन पॉलिसी की डोमेन में बेहतर तौर पर जो है वो संभाल ली। सो अमेरिकन शुड लर्न लेसन फ्रॉम रशियन हाउ टू operate in South Asian politics. They must understand the idea of balance of power in the region. Their idea of strategic backwater always violates the concept of balance of power in the region. So ये ongoing जो इंडिया और चाइना की बॉर्डर डिस्प्यूट थी उसमें भी एडवांस सर्वेलेंस के टूल्स इंडिया को प्रोवाइड किए गए। सो ये एक बहुत बड़ा इशू साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में अमेरिकन 21st सेंचुरी में करते हैं, जिसकी हमें फिर मैनिफेस्टेशन ये नजर आती है कि कोई एक भी पॉलिसी अमेरिकन की साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में सक्सेसफुल नजर नहीं आती। ये था जी एक जितने अपने तौर पर मैं आपको एक टॉपिक के जो यूएस साउथ एशियन पॉलिसी और हर पॉलिसी के साथ साथ उस पर क्रिटिकल ज़ाहिर है साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में बड़ा जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपने उसको देखना है, उसको श्रीलंका या बांग्लादेश के, नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं देखना, ना ही हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डिमांड है। हाँ, अगर आपको थीसिस करना चाह रहे हैं मास्टर्स लेवल पर, एमफिल लेवल पर पॉलिटिक्स या हिस्ट्री की डोमेन में, तब तो ठीक है, तब तो आप ज़्यादा जाएंगे, लेकिन सीएसएस के लेवल पर इससे ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। जाना चाहें तो सोर्सेज मौजूद हैं। बेस्ट सोर्सेज अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिए, एक तो आपके पास स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट है जी, इससे बड़ा सोर्स कोई नहीं है जी। जो आपकी बेसिक किसी पॉलिसी के फैक्ट्स हैं, उस पॉलिसी के जो फीचर्स हैं, बजाय इसके कि आप इधर उधर किसी सेकेंडरी सोर्स से देखें चीज़ों को, आप डायरेक्ट स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएं, अपने कंसर्न कंट्री में जाएं, कंसर्न रीजन में जाएं, आपको सारी रिपोर्ट्स जो है वो सबसे बेस्ट जो है वो सोर्स है स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाए। एक पहला तो ये। दूसरा, फिर फॉरेन अफेयर मैगजीन। फॉरेन अफेयर मैगजीन
अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक्सटेंडेड टूल है। फॉरेन अफेयर मैगजीन पूरी थ्रू आउट 20th सेंचुरी यही काम जो है वो करता रहा। हाँ, अब आके हम देखते हैं कि फॉरेन अफेयर मैगजीन में अमेरिकन पॉलिसीज को क्रिटिकली भी देखा जा रहा होता है। तो वो तो बल्कि हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। हमारा 20 नंबर का सवाल या हमारा पूरा ऐसे जो है वो बड़ा इजी एक आर्टिकल्स में से निकल आता है। फॉरेन अफेयर्स के कुछ एडिशंस ऐसे हैं कि जो मुकम्मल यूएस फैक्टर के इर्द गिर्द, मसलन 15 के एंड में ओबामाज वर्ल्ड, ये जो मैंने आपको ओबामाज साउथ एशियन पॉलिसी वाले हेडर सारे करवाए हैं वो मैंने पूरे वहीं से उठाए। तो मेरे मुझे कोई वही तो आनी को नहीं है, या मैं कुछ ये तो नहीं है कि जो इतने जो है वो कोई आला पाए पे जाके आर्गुमेंट्स को डेवलप कर लेंगे, वो वहां से निकले। इसी तरह 18 में पूरा ट्रंप के ऊपर, पूरा पूरा ट्रंप पे चला गया। फिर 16 के एंड में एक पॉपुलिज्म पे पूरे का पूरा चलाया, जिसमें ट्रंप की पॉलिटिक्स और फिर जो खास तौर पर जो पाकिस्तानी निजाद, अमरीकी निजाद और दूसरे मुख्तलिफ जो नॉन अमेरिकन है उनका अमेरिकन पॉलिटिक्स पर, अमेरिकन इलेक्शन पर इम्पैक्ट, वो वहां से मैंने आर्गूमेंट उठा ली। तो वो जहां से जो आर्गूमेंट मुझे बेहतर लगता है वो मैं उठा के उसको अपने टॉपिक का हिस्सा, एक के 20 नंबर के एक सवाल में स्टूडेंट मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे उनको आर्गूमेंट्स में हम डेवलप करके उसको दे दें जिसको वो लिख ले। अब ये जरूरी नहीं है कि वहां पर सवाल किसी भी तरह का यूएस का है तो आप ये सारी बातें लिख दें। जरूरी है कि आप कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल जो है वो करें। ये तो दो ऐसे सोर्सेज हैं कि जिससे आप ये फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो अमेरिकन के टॉपिक्स उनको बेहतर जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, टाइम कितना रह गया? टाइम 6:40। आज के लिए इतना ही ठीक है जी। हम 4 लेक्चर्स हैं तो बजाय 3 दिन में पूरा करने के हम चौथा कर लेंगे। अगला लेक्चर अब कल हम जो है जी एशिया पैसिफिक पॉलिसी, इस पे कल का लेक्चर जो है वो हमारा फिर एशिया पैसिफिक पॉलिसी भी होगा, उसको भी इसी तरह डिटेल में। कल हम इंट्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं ना लगेगा हमारा, जो आज शुरू में हम एक बनाते रहे, तो होपफुली कल इसको ख़त्म करके मे बी इसके साथ हम दूसरा टॉपिक भी जो कर लें। तो ये 4 टॉपिक्स जो है वो उनको अ, मैं करवाऊँगा ताकि आपको ये सारे सब्जेक्ट्स में किसी न किसी तरह हेल्पफुल हो सके। कोई इशू, कोई सवाल है जी तो शुरू में मेरा और कोऑर्डिनेटर का नंबर लिखा हुआ, आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।